स्टेटस जोन। आज का जो हमारा डिस्कस टॉपिक है वो है डीम्ड परमिशन के ऊपर। किसके ऊपर है? डीम्ड परमिशन, या फिर बोल सकते हैं आप इंस्टेंट परमिशन। इंस्टेंट परमिशन भी बोल सकते हैं। इंस्टेंट मतलब तुरंत, या फिर इसका एक और नाम है वो है 24 आवर्स परमिशन, मतलब 24 घंटों में परमिशन। ये जो सिस्टम चल रहा है मध्य प्रदेश में चल रहा है, मतलब एमपी राज्य में ये सिस्टम चल रहा है जिसमें क्या होता है 24 आवर्स के अंदर आपकी परमिशन हो जाती है। जो आपकी परमिशन महीनों में होती थी अब वो 24 घंटों में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो परमिशन है ये किन प्लॉट्स के लिए है ये आपको जानना पड़ेगा। ये हर प्लॉट्स के लिए नहीं होती है। ये जो आपका वीडियो है ये सभी आम नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो नगर पालिका और नगर निगम में 1 महीने की जो परमिशन लेते थे वो तुरंत 24 घंटों में हो जाती है। इससे हर आम आदमी को फायदा हुआ है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इंस्टेंट या फिर डीम्ड परमिशन क्या होती है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। किसी भी डीम्ड परमिशन को या इंस्टेंट परमिशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मीनिंग ऑफ डीम्ड परमिशन, मतलब जो डीम्ड परमिशन होती है उसका वास्तव मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डीम्ड। डीम्ड का हिंदी में मीनिंग होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। ठीक है, मानना या मान लेना या फिर स्वीकार करना। ठीक है, इस तरह की परमिशन जो आपकी नगर पालिका या नगर निगम में जो भी यूएलपी है वो स्वीकार करेगी। लेकिन किस केस में स्वीकार करेगी, मतलब उसे एक्सेप्ट करेगी, तो उसे हम इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन बोलेंगे। क्योंकि कैसी परमिशन को स्वीकार करना है ये डिपेंड करता है उस परमिशन के क्राइटेरिया पर। तो क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्लॉट हो आपका जिसका साइज 2000 स्क्वायर फीट या फिर 186 स्क्वायर मीटर से कम हो या उसके बराबर हो, और वो जो प्लॉट है वो टीएनसीपी अप्रूव्ड लेआउट की कैटेगरी में आता है, तो ही ये परमिशन एक्सेप्टेबल है। मतलब इस तरह की परमिशन आप अगर सिटीजन आईडी से अप्लाई करते हैं तो उस केस में इस परमिशन को क्या माना जाएगा? स्टेट या डीम्ड परमिशन माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आप किसी भी प्लॉट पर इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन नहीं ले सकते, कमर्शियल प्लॉट में आप नहीं ले सकते। तो इसमें हमने ये समझा कि इंस्टेंट या डीम्ड का वास्तव में मीनिंग क्या होता है। अभी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्या लिखा हुआ? क्राइटेरिया, क्योंकि इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन का एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? इसे बोलते हैं डीम्ड सैंक्शन बोलते हैं इसको, दूसरा बोलते हैं डीम्ड बिल्डिंग परमिशन। ठीक है, तो डीम्ड सैंक्शन बोल सकते हैं, डीम्ड बिल्डिंग परमिशन बोल सकते हैं। तो इसका वास्तव में क्राइटेरिया क्या है, किन प्लॉट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर हम जानेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। अब जो डीम्ड परमिशन होती है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन का, फर्स्ट नंबर का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट प्रपोजल एज अ सिटीजन ओनली फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब आप डीम्ड सैंक्शन में डेवलपमेंट जो प्रपोजल देंगे, डेवलप करेंगे, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग की ही डीम्ड परमिशन ले सकते हैं, कमर्शियल की नहीं ले सकते। यहाँ पर मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया, मेंशन किया हुआ, लिखा हुआ है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं इस डीम्ड परमिशन से। पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया है हमारा, प्लॉट एरिया शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 186 स्क्वायर मीटर और 2000 स्क्वायर फीट। मतलब ऐसे प्लॉट साइज जो कि रेसिडेंशियल तो हो लेकिन साथ साथ क्या हो कि जिनका जो एरिया है 186 स्क्वायर मीटर से कम हो या उसके बराबर हो। दूसरा, या फिर स्क्वायर फीट में बात करेंगे 2000 स्क्वायर फीट से कम हो, तो ऐसे एरिया पर आप डीम्ड सैंक्शन ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर एरिया है तो आप डीम्ड सैंक्शन नहीं ले सकते। थर्ड और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है आपका एक्सेप्टेबल ओनली फॉर अप्रूव्ड लेआउट। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेबल ओनली फॉर अप्रूव्ड लेआउट। मतलब ऐसे लेआउट जो टीएनसीपी से अप्रूव्ड होते हैं उन्हीं के लिए ही आप ये डीम्ड सैंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे लेआउट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो यहां पर लिखा है मैंने
टीएनसीपी अप्रूव्ड लेआउट कंपलसरी, मतलब वो पर्टिकुलर जो कॉलोनी है या फिर प्लॉट है टीएनसीपी अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया फिक्स है किसी भी इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन के लिए, तभी आप इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन या फिर आप बोल सकते हैं 24 घंटे में परमिशन ले सकते हैं। दूसरे जो प्लॉट्स होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि अप्रूव्ड लेआउट की कैटेगरी में ही ये डीम्ड या इंस्टेंट सेक्शन क्यों होता है। यहां पर जब आप सिटीजन की आईडी से अप्लाई करते हैं तो उस केस में आप देखते हैं यहां पर ओनली अप्रूव्ड लेआउट ही शो करता है। मतलब आप क्या करेंगे, ओनली अप्रूव्ड लेआउट, ये वाला जो सेक्शन होता है लेआउट अप्रूवल टाइप, इसमें एक ही ऑप्शन होता है अप्रूव्ड लेआउट। इसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है जैसे लिखा रहता है आपका कॉलोनी रेगुलराइज्ड बाय यूएलबी, इस टाइप से नहीं लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर ओनली अप्रूव्ड लेआउट लिखा होता है, मतलब जो टीएनसीपी अप्रूव्ड लेआउट है उन्हीं के लिए ही ये आपकी इंस्टेंट या डीम्ड परमिशन है। दूसरा, इसी एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होता है अगर आपका एरिया ग्रॉस प्लॉट एरिया जो है आपका 186 स्क्वायर मीटर है, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, या उससे कम है उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर इस यस पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया उस केस में ये जो फाइल है आपकी डायरेक्टली सबमिशन कॉलोनी सेल में चली जाएगी, क्योंकि आपको इस ऑप्शन को टिक करना है। कौन से ऑप्शन को टिक करना है, 186 स्क्वायर मीटर को टिक करना पड़ेगा। तो उस केस में ही आप सिटीजन आईडी से प्रॉपर्ली फाइल अप्लाई कर पाएंगे। अब हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि यहाँ पर जो अप्रूव्ड लेआउट होता है उसी के लिए डीम्ड सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, जो आपका प्लॉट एरिया होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है। किसी भी यूएलबी में कोई भी सिटीजन अगर फाइल अप्लाई करता है एज ए डीम्ड परमिशन, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सिटीजन का, और दूसरा होता है आपके कंसल्टेंट का। इसमें नगर निगम का या नगर पालिका का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्टली है आपके फोटोग्राफ्स, बिल्डिंग इंस्पेक्शन वगैरह ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो 2 ही पर्सन होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा आप गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डीम्ड परमिशन में 2 ही व्यक्ति का ज्यादा रोल है। एक तो है आपका सिटीजन, जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है सिटीजन का। सेकेंड होता है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट से क्या मीनिंग हो सकता है आपका, कोई भी नगर पालिका में यूएलबी में रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर हो सकता है, या फिर आर्किटेक्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो सकता है, या फिर सुपरवाइजर हो सकता है, ठीक है। तो कंसल्टेंट और सिटीजन का ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मतलब इन दोनों को ही प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और फाइल बनाकर उसे आगे अप्लाई करना है। अगर आप एक्स सिटीजन है या फिर आम नागरिक है मध्य प्रदेश के, तो उस केस में आप फाइल को कैसे अप्लाई करेंगे एज ए सिटीजन। तो उस केस में यहां पर मैंने लिखा है हाउ टू अप्लाई एज ए सिटीजन डीम्ड परमिशन। तो यहां पर हम देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है अगर आप सिटीजन है, मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, XYZ, रमेश मान लिया मैंने, मोहन मान लिया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एज ए सिटीजन कलेक्ट ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। मतलब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आपकी रजिस्ट्री हो सकती है, आप जो टैक्स पे करते हैं वो, इसके साथ साथ आपके जो प्लॉट के फोटोग्राफ्स होते हैं, जो प्लॉट के साथ होते हैं, वो वाले फोटोग्राफ्स आपको कलेक्ट करना है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको सारे कलेक्ट करना है। फिर जो सेकंड स्टेप होता है किसी भी डीम्ड परमिशन के लिए, सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप है आपका कॉन्टेक्ट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट इन योर यूएलबी। मतलब जो भी आपकी यूएलबी में रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होगा उससे आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है जैसे सिविल इंजीनियर हो सकता है, या फिर आर्किटेक्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो सकता है, या फिर सुपरवाइजर हो सकता है। ये सभी कैटेगरी है इनके लिए जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होते हैं। अब तीसरा क्या करना है, स्टेप थर्ड आपका कंसल्टेंट विल रजिस्टर्ड टू सिटीजन एट एबी पास। मतलब क्या करेगा, जो आप जिस कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे, आपका जो कंसल्टेंट रहेगा आपको रजिस्टर करेगा एज ए सिटीजन एबी पास 2 का जो पोर्टल होता है। किस पोर्टल में,
AB पास 2 के पोर्टल में, वहां पर रजिस्टर करेगा एज ए एप्लीकेंट, है ना। तो वहां पर क्या होगा, आपके आईडी पासवर्ड जनरेट हो गए फॉर द पर्टिकुलर यूएलबी। मान लिया आपने उज्जैन की जो नगर निगम है उसमें रजिस्ट्रेशन कराया एज ए एप्लीकेंट, एज ए सिटीजन, तो उस केस में आपका एक पासवर्ड जनरेट होगा, आईडी पासवर्ड, जो कि आपके कंसल्टेंट के पास होगा। उसके थ्रू ही कोई भी कंसल्टेंट डीम्ड परमिशन अप्लाई कर सकता है। तो एज ए सिटीजन आपको कैसे अप्लाई करना, आपको क्या करना है, यहां पर एक साइन अप का ऑप्शन होता है, न्यू और रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। ये आपका आईबी पास 2 का पोर्टल है। यहां से एज ए सिटीजन आपको क्या करना है, किसी भी सिटीजन को क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है। तो आप एक कंसल्टेंट रहेंगे, आपको एक सिटीजन को यहां से क्या करना है, रजिस्टर करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो उस केस में यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो कंसल्टेंट का ऑप्शन मिलेगा और एक सिटीजन का। तो आपको इस सिटीजन के ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर सिटीजन है उनका आधार कार्ड लेकर यहां से सारी डिटेल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको एज ए सिटीजन उस पर्टिकुलर यूएलबी के लिए सिटीजन को रजिस्टर्ड करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एज ए कंसल्टेंट क्या करेंगे, स्टेप 4 में कंसल्टेंट विल बी लॉगिंग फ्रॉम सिटीजन आईडी, मतलब जो भी पर्टिकुलर कंसल्टेंट रहेगा वो लॉगिन करेगा फ्रॉम सिटीजन आईडी पासवर्ड से एंड चूज कंसल्टेंट फॉर डीम्ड बिल्डिंग परमिशन। मतलब फिर उस सिटीजन आईडी से किस कंसल्टेंट के थ्रू आपको डीम्ड परमिशन लेना है, आपको चूज करना है। तो इसको हम आगे समझते हैं कहां से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिटीजन की आईडी को ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ सिलेक्ट यूजर टाइप, क्या लिखा है, यूजर टाइप। जो भी आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी कंसल्टेंट है, मान लिया आप एक ग्रुप एंड एजेंसी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप एजेंसी को आपको यहां से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यूजर लिस्ट में यहां पर जाएंगे, यहां पर अपन ने एक ही पर्टिकुलर इस यूएलबी के लिए जो ग्रुप एंड एजेंसी है, तो यहां से मैंने ग्रुप एजेंसी को सिलेक्ट कर लिया। जब ग्रुप एंड एजेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे तो ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो पर्टिकुलर कंसल्टेंट है, मतलब आपकी जो ग्रुप एजेंसी है, या फिर हो सकता है आप सिविल इंजीनियर है, या फिर हो सकता है आप आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो आपके थ्रू ये पर्टिकुलर सिटीजन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही रोल है, सिर्फ सिटीजन और आपके जो पर्टिकुलर कंसल्टेंट होता है उनका रोल होता है, इसके अलावा किसी तीसरे का रोल नहीं होता। इसके साथ साथ ये आपकी चारों स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद ये चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिकॉशंस और सावधानियां। मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर सिटीजन की जो डीम्ड परमिशन को अप्लाई करेंगे उस केस में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, नहीं तो आपकी परमिशन गलत हो सकती है। पहली जो सावधानी है आपकी वो है एड कॉलोनियल डाटा एज पर डेवलपमेंट प्लान। मतलब आप जब भी कॉलोनियल डाटा यहां पर ऐड करेंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको एज पर डेवलपमेंट प्लान उसको ऐड करना है। सारे डाटा जो भी होते हैं आपके, एफएआर होता है, एमओएस होता है, ठीक है, ग्राउंड कवरेज होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, इंटर करंट एंड करेक्ट कलेक्टर गाइडलाइन रेट फॉर टोटल स्लैब एरिया कैलकुलेशन। मतलब आप जब टोटल स्लैब एरिया कैलकुलेट करते हैं उस समय कलेक्टर गाइडलाइन रेट के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो आपको सही जो कलेक्टर गाइडलाइन आज के करंट फाइनेंशियल ईयर का है वही चूज करना है, मतलब टाइप करना है। ठीक है, आपको पुराने फाइनेंशियल ईयर का कोई भी डाटा यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, करेक्ट और करंट जो रहेगा आपका कलेक्टर गाइडलाइन रेट उसी को यहां पर आपको टाइप करना है। तीसरी जो सावधानियां प्रिकॉशन रखना है आपको, सिलेक्ट बिलो 186 प्लॉट एरिया बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज। जो आपका फर्स्ट पेज होता है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बॉटम में 186 वाला जो ऑप्शन होता है उसको चूज करना है आपको। फोर्थ, इंटर करेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल स्लैब एरिया इन सेकंड पेज। जो आपका सेकंड पेज आएगा उसके बाद सेकंड पेज में क्या पूछा जाता है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट बिल्डिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर आपको जो टोटल स्लैब एरिया है आपको कैलकुलेट करना है आपकी ड्राइंग से, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करना है,
आपका जो कलेक्टर गाइडलाइन रेट है उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगा उसको आपको फिल करना है। पांचवा जो है अपलोड प्लॉट फोटोग्राफ विद एप्लीकेंट एंड अपलोड एफिडेविट विद ऑल प्रॉपर्टी एंड सुपरविजन डॉक्यूमेंट्स इन फोर्थ पेज। जो आपका फोर्थ पेज होता है वहां पर आप जो प्रॉपर्टी के ऑनर है उनके साथ में प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ लेना है। उसके बाद जो एफिडेविट लगेगा, इसके बाद सुपरविजन फॉर्म्स लगते हैं, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट फॉर अप्रूवल। जो फोर्थ पेज होता है उसके बॉटम में एक ऑप्शन रहेगा सबमिट, तो सबमिट पे क्लिक करना है और आपका अप्रूवल आगे चला जाएगा। इसके बाद फिर से प्रिकॉशंस आती है। जब आप सबमिट कर देंगे उसके मतलब लगभग मान लेते हैं 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे से पहले ही आपके पास क्या हो जाएगी, डीसीआर के लिए फाइल रिटर्न होगी या फिर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्रिकॉशंस या सावधानी क्या क्या रखेंगे, ठीक है। आपने डीसीआर क्लियर, तो यहां पर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो है प्रिकॉशन है वो क्या है, वो है डिपॉजिट fee to ULB as per standard ULB fee and other fee will be decided from ULB। क्या करना है, जो आप फीस वहां पर डिपॉजिट करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली आपके पास फीस आ जाती है उसमें एडिट का ऑप्शन भी होता है, तो उस ऑप्शन में आपको करेक्ट जो स्टैंडर्ड यूएलबी फी होती है, जो बिल्टअप एरिया की होती है, कर्मकार फी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम जो बात करेंगे आपके जो आपका प्लॉट एरिया है उसके बेसिस पे वाटर हार्वेस्टिंग फी होती है, वो जो स्टैंडर्ड फी होती है आपको करेक्टली फिल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अदर फीस कैसे होती है, जैसे आपकी डेवलपमेंट फीस हो सकती है, मलबा फीस हो सकती है, तो वहां की जो पर्टिकुलर यूएलबी रहेगी वो डिसाइड करेगी। उसके आधार पर आपको उसको डाटा में फिल करना है और उसको क्या करना है, पेमेंट में क्लियर करना है, ठीक है। तो आफ्टर जो पेमेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड सैंक्शन लेटर। मतलब ये जो प्रोसीजर है ये मैक्सिमम 24 घंटे का होता है। अगर डीसीआर थोड़ी लेट क्लियर होती है तो उस केस में 48 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो वर्क होता है 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा इस टाइप की पर्टिकुलर डीम्ड सैंक्शन इंस्टेंट सैंक्शन के लिए। इस तरह अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपको जो भी फीस पे करनी है वो प्रॉपर और स्टैंडर्ड यूएलबी फी के अकॉर्डिंग ही करनी है, कम ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो ये परमिशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आज का जो हमारा मोस्ट और इंपॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक था वो स्टैंड और डीम्ड परमिशन के ऊपर था। इस जानकारी को आपको ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों में शेयर करना है ताकि लोगों को पता लगे कि जल्द से जल्द परमिशन कराने का एक और नया तरीका है जो एमपी में अवेलेबल है, जिससे पब्लिक ज्यादा से ज्यादा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उनकी डीम्ड परमिशन कराने की कोशिश करे। थैंक यू एवरीवन। हम फिर आएंगे एक नए और अच्छे से टॉपिक के साथ जो पब्लिक और कंसल्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा।